पूर्वक बंद कर लेंगे। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। ओम का उच्चारण ओम। पुनः एक बार ओम का उच्चारण ओम। पुनः एक बार ओम का उच्चारण ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अपने दोनों हाथों को घर्षण करेंगे। उस घर्षण की ऊष्मा अपनी आंखों पर लगाएंगे और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए अपने आप को इस सत्र के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद मैम। थैंक यू। स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? जी मैम। ठीक है, तो आज ना मैं आप लोग सबको सिनॉप्सिस बनाना है, ठीक है, जो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, पीएचडी स्टडी में भी काम आएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि सिनॉप्सिस बनाते कैसे, चाहे इसको रिसर्च प्रपोजल बोलिए, चाहे आप इसको सिनॉप्सिस बोलिए, ठीक है। और इसी फॉर्मेट पे जो है ना, आप जो रिसर्च पेपर पढ़ते हैं वो भी इसी फॉर्मेट में होता है, आपका मोर और लेस इस फॉर्मेट में ही दिया होता है। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिकली बना लेंगे। जो हमारा टाइटल था ना, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, ठीक है, हम उसी टॉपिक को, एक सिंगल टॉपिक को ही लेकर के आप लोग सबको जो है रिसर्च प्रपोजल पे काम करना है, ठीक है। तो इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और हम लोग इसी टॉपिक को ग्रुप में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि जब तक आप रिसर्च का काम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको टाइटल लिखना होता है। तो हम लोग का टाइटल क्या है? इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज। ठीक है, तो ये टाइटल लिखना है। ये आपको जो है टाइम्स न्यू रोमन साइज जो है 4 होगा और बोल्ड में लिखना है। वर्ड आता है ना सबको यहाँ पे? जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पे टाइटल लिखना होता है। तो आप लोग सब लोग इस पे टाइटल लिख के लाएंगे। मान लीजिए किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो इसको पेपर में कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, ठीक है। एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए छोड़ने का इसको। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका नाम होगा, ये दिख रहा है सबको? यहाँ पे आपका नाम होगा, रिसर्च स्कॉलर नेम इन कैपिटल। रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी डाल दीजिएगा, 1 2 3 4 5 जैसे भी होगा। गाइड में भी आप जो है 1 2 3 4 5, अभी क्योंकि आपके गाइड है नहीं यहाँ पे, मतलब आप लोग सब एमएससी या एमए के स्टूडेंट है, ठीक है। तो बस हम लोग सीखने के लिए इसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ट्रांसलिटरेशन क्या होता है कि हम लोग को, जैसे कि साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू हम लोग करते हैं ना, लिटरेचर रिव्यू का हमने डिस्कस किया था उस दिन, उसी तरह हम लोग जो है एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं। क्योंकि हम लोग योगा की स्टूडेंट है, तो हम लोग को देखना होता है कि वो यौगिक टेक्स्ट में वो कहाँ, मतलब डायबिटीज के बारे में किस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, या किस आसन में लिखा हुआ है कि ये मधुमेह के लिए अच्छा है, कि वो ये आयुर्वेदा बुक में लिखा हुआ है। मतलब हम लोग को रिलेट करना होता है। तो हम वो श्लोका संस्कृत में लिखते हैं और वही संस्कृत का श्लोका जो है हम इंग्लिश में भी वो लिखाता है। तो ये ट्रांसलिटरेशन जो है संस्कृत वर्ड का सारा दिया हुआ है। जैसे ए अ ई उ जो हम लोग पढ़ते हैं ना, स्वर और व्यंजन, बस ये स्वर और व्यंजन ही है आपके, ठीक है। तो ये इंग्लिश में जब लिखा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए। हिंदी में तो हम पढ़ लेते हैं आराम से श्लोका, उसको इंग्लिश में भी लिखना होता है रिसर्च पेपर में, ठीक है। तो ये सबका मीनिंग दिया हुआ है, किसका मीनिंग इंग्लिश में क्या क्या होता है।
उसके बाद देखिए ये आपका डिटेल है, ये आपको जो आप अपना प्रपोजल बनाते हैं, आपने इंट्रोडक्शन किस पेज में, जैसे 1 से लेकर के 5 तक मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन लिखा, लिटरेरी रिसर्च आपने 5 से 10 लिखा, फिर 11 से जो है 15 आपका, मतलब इसे पेज नंबर डालना है। ये आपके टॉपिक है जो आपको लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम स्लोली चलते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने डायबिटीज पे ही क्यों रिसर्च किया, तो हमें सबको साइंटिफिकली लिखना होता है कि हमारे इंडिया में डायबिटीज की संख्या, इतनी पॉपुलेशन में इतने लोग डायबिटिक हैं, और इतने लोग डायबिटिक हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। मतलब इस तरह का डेटा आपको कहाँ से निकालना होगा, कोई एक स्टैंडर्ड बॉडी से। जैसे मैं बोली थी ना कि WHO का डेटा होना चाहिए, जिसको सारी दुनिया मानती है, पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड मानता है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड बॉडी से, जैसे अगर आप बच्चों का करते हैं तो यूनिसेफ वगैरह हो गया, अगर आप डायबिटीज वगैरह पे कर रहे हैं तो ये WHO का डेटा आते रहता है हर कंट्री वाइज, उसको हमको देना होगा। तो कि इतना बढ़ रहा है, इस पे काम करने के, मतलब ये आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब एक जस्टिफिकेशन लिखना है कि आप क्यों इस टॉपिक को लिया है आपने, ठीक है। देखिए ये 1 खत्म हो गया, 1.0 पे ही ये 2 है। 2 में क्या है आपका, ये आपका टॉपिक है लिटरेरी रिसर्च। तो सबसे पहले इसमें लिखना है रिव्यू ऑफ एंशिएंट लिटरेचर। एंशिएंट लिटरेचर क्या हो गया, जैसा मैं अभी आपको बताई थी कि यौगिक टेक्स्ट में कौन सा सूत्रा, कौन सा श्लोका, या कहाँ पे जो है डायबिटीज के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग को साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू के साथ साथ एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू भी करना होता है, ठीक है। फिर उसका समरी, उसका मतलब क्या है, आपको मीनिंग भी देना होता है। तो हम 2 तरह का लिटरेचर रिव्यू करते हैं योगा के इसमें। एक तो हम जो है एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में डायबिटीज के बारे में कहाँ कहाँ दिया हुआ है, या किस किस सूत्र को या श्लोका को हम उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको जो है रिव्यू ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, मतलब जो आपको मैंने लिटरेचर रिव्यू करने दिया था, जो मैं कल पिछले क्लास में ली थी, उस आपको वो यहाँ पे करना होता है, ठीक है। आपको कम से कम जो है 2-3 पेज का लिटरेचर रिव्यू करना होता है, और कम से कम 30, 25, 30 तो करना ही चाहिए लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। जितना करेंगे उतना अच्छा है, मिनिमम मैं बता रही हूँ आपको। तो रिव्यू ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक, ये आपको यहाँ पे उसी तरह टेबल बना के आपको यहाँ पे करना होता है नंबर 3 में। ये सेम वही है, समरी टेबल जो हमने टेबल बनाया था ना कॉलम के हिसाब से, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी हमने, ठीक है। 4th हेडलाइन है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो एम ऑफ द स्टडी सिर्फ एक ही हो सकता है, एम हमेशा एक ही होता है, ठीक है। उसमें 2-3 एम हम नहीं बना सकते, हर रिसर्च स्टडी का एक ही एम होता है। ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो एम होगा वो सिंगल ही होगा। जैसे कि इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, ठीक है। तो इसका एम क्या है, हम लोग का एम क्या है, हम लोग ये रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है डायबिटीज पे, रिजल्ट ठीक है, क्या आ रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे उसका रिजल्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो है हमारा क्या क्या होगा, 2-3 तरह, 4-5 ऑब्जेक्टिव आपके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपका एम क्या है लाइफ का, तो एक ही होगा। एक आदमी इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी हो, ये पॉसिबल नहीं है ना। एम तो लाइफ का एक ही होता है, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर है ना। तो उसी तरह एम ऑफ द स्टडी सिंगल होता है, ऑब्जेक्टिव हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जस्टिफिकेशन मतलब वही जो है, आप ये स्टडी क्यों करना चाहते हैं, मतलब आप इसका वो आपको जस्टिफाई करना होगा। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस अभी हम लोग को पढ़ना बाकी है। ऐसे में इन शॉर्ट आपको बता दूं, हाइपोथेसिस कुछ भी नहीं होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि जो अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो उसी में हाइपोथेसिस जो है दो तरह का होता है। एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक होता है नल हाइपोथेसिस। जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिर देखिए, जब हम रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें भी मेथोडोलॉजी था ना, तो जब भी मेथड आएगा तो ये सारी चीजें रहेगी। ये
ये जो आपका हेडलाइन है मेथड, मेथड के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका पार्टिसिपेंट। तो पार्टिसिपेंट में क्या हो गया कि हमारा जो टॉपिक है उसमें सैंपल साइज क्या होगा, ठीक है, हम उसका सिलेक्शन कैसे, मतलब उसका सैम्पलिंग कैसे करेंगे, सोर्स ऑफ पार्टिसिपेंट कहाँ से लाएंगे। जब हम उसका सिलेक्शन और सोर्स पता कर लेंगे तो उसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया मतलब कौन कौन एलिजिबल होंगे हमारे रिसर्च में। जैसे कि इंक्लूजन क्राइटेरिया में आपका एज आ जाता है, जेंडर आ जाता है, तो ये सब आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाता है, ठीक है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में इसका ठीक अपोजिट, कि जिसको हमको नहीं लेना है। फिर इथिकल कंसिडरेशन हर टॉपिक का अलग अलग होता है। जैसे बच्चों पे कर रहे हैं तो उनका हेलेंस्की मतलब जो है आपको एक इथिकल बॉडी से जो है आपको परमिशन लेना होता है, तो उसका पूरा डिटेल इथिकल नंबर वो वगैरह सब कुछ यहाँ पे डालना होता है। तो जब भी आप मेथड सेक्शन पढ़ेंगे तो मेथड सेक्शन में ये आपको ये सारी चीज मिलेगी कि टॉपिक जो हमने उसका सैंपल साइज क्या है, सिलेक्शन कैसे हुआ है, सोर्स ऑफ पार्टिसिपेंट क्या है, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, और इथिकल कंसिडरेशन। कोई भी पेपर आप पढ़ते हैं तो ये इतनी सारी चीज आपको मेथड सेक्शन में मिलेगा। मेथड सेक्शन में ही आपका डिजाइन ऑफ द स्टडी भी आता है। देखिए ये जो मेन हेडलाइन है आपका वो क्या मेथड है, ठीक है। तो मेथड के अंदर आपकी सबसे पहले आगे पार्टिसिपेंट्स के बाद जो है डिजाइन भी आपका मेथड में ही आता है, ठीक है। डिजाइन भी आपका मेथड में भी आता है कि जैसे कि ये आरसीटी स्टडी है, कौन सी स्टडी है, ठीक है, क्वांटिटेटिव है, मतलब वो आपको डिजाइन ऑफ द स्टडी ये भी आपको पढ़ना है। पढ़ाई नहीं हूं मैं आपको, ये यहाँ लिखना होता है। जब आप पार्टिसिपेंट डिटेल दे देते हैं तो उसके बाद हम लोग को स्टडी डिजाइन लिखना होता है। फिर वेरिएबल स्टडी लिखना होता है, वेरिएबल्स भी पढ़ाऊंगी मैं आपको, वेरिएबल्स आपका नहीं पढ़ा हुआ है। इंटरवेंशन में क्या होगा हमारा, योगा में। क्या होगा हमारे टॉपिक का, योगा। वेरी गुड। इंटरवेंशन होगा आपका योगा, ठीक है। फिर डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस, फिर जो आप डेटा कलेक्शन करते हैं, जो आपके पास 500, 1000 या 100 डेटा हो जाता है, उसको आप कहाँ पे रखेंगे, ठीक है, एक्सेल शीट को कहाँ पे सेव करके रखेंगे, उसका एनालिसिस किस सॉफ्टवेयर से करेंगे, क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयर एनालिसिस की तो अलग अलग आती है, SPSS है, R है, जमोबी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो ये भी आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आता है रेफरेंस, कि जितने भी आपने लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंस दिया है, साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू का, उसका जो आपने जो भी आपने साइट किया है उसका रेफरेंस यहाँ पे लिखने के लिए आता है। तो आप जब भी जो है, अब देखिए ये आपको लिखने का तरीका है, मतलब आपको जो है नोट दिया गया है कि आपका हेडिंग और फॉन्ट नेम टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, फॉन्ट साइज जो है आपका 14 और बोल्ड होना चाहिए, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, ये मैं आपको पेपर कर दूंगी शेयर आज आपके ग्रुप पे। ये जो सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है, यही आपका प्लानिंग है। जब आप ये प्लानिंग पूरा कर लेते हैं, लिख के आपका रिसर्च तैयार हो जाता है, तो आपको इसको फिर जो है एक्सटर्नल्स को भेजना होता है कि हमने अपना रिसर्च स्टडी डिजाइन कर लिया है, हमारा सिनॉप्सिस रेडी है, ठीक है। तो अब आप जो है मतलब अब हम जो है आगे डेटा कलेक्शन के लिए जा सकते हैं कि नहीं। तो पहला प्रोसेस मैं आपको बताई थी ना कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या करते हैं, प्लानिंग आता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा आप जब तैयार कर लेते हैं, ये जब आपका पूरा तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट आप ही के फील्ड के जो भी आपका रिसर्च है उस फील्ड से इसको चेक करते हैं, फिर आपको सजेशन देते हैं कि नहीं ये इसको हटाओ, ये ऑब्जेक्टिव में और लिखो, क्या ऐड करना है क्या हटाना है, वो आपको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप इसको करेक्ट करते हैं, फिर आप जब फिर उनको भेजना होता है जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, फिर वो आपको कमेंट देते हैं कि हाँ, फिर उनका जब फाइनल कमेंट आ जाता है कि नहीं कि आप अपने स्टडी के साथ जा सकते हो, कि गो अहेड विथ योर स्टडी, तो फिर हम लोग डेटा कलेक्शन मतलब जो है हम लोग सेकेंड फेज में आते हैं, ठीक है। फिर डेटा कलेक्शन के बाद थर्ड फेज ऑफ क्या था, फेज थर्ड में क्या क्या करते थे हम लोग डेटा कलेक्शन के बाद, स्टैटिस्टिक एनालाइज, हाँ स्टैटिस्टिकल, हाँ ठीक है। तो फिर हम स्टैटिस्टिकल, तो ये आपका प्लानिंग प्रोसेस है इतना, आप लोग सब लोग कीजिए। कोई एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि लैपटॉप नहीं था, मोबाइल पे नहीं होता है, नहीं है, आप अपने कॉपी को उठाइए क्योंकि आपको सीखना है अभी, ठीक है। हेडिंग डालिए, अपने कॉपी में लिखना शुरू कीजिए,
लेकिन इसको कीजिए, इसको आप कर लिया आपने तो समझिए आपको पूरा रिसर्च समझ में आ गया, प्रैक्टिकल यही है आपका। इसीलिए मैं जो है इसको डाउनलोड करके आप, हाँ बताइए। मैम सैंपल साइज अपने मन से कुछ भी लिख लेना है कि एक आपको सर्टिफिकेट देना, मतलब सर्टिफाई देना पड़ेगा कि यही होगा, और देखिए उसके बाद सैंपल साइज, हाँ सैंपल साइज कैलकुलेट करने का 2-3 तरीका होता है। अगर आपने पायलट स्टडी किया है, ठीक है, मान लीजिए मेन स्टडी के पहले आपने पायलट स्टडी किया है, तो उससे भी आप सैंपल साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपने आपका पेपर, मतलब जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए वही सेम सेम जो है इंडिया में हुआ है, तो आप उस पेपर से भी सैंपल साइज ले सकते हैं। जो पहले मान लीजिए सेम पेपर कोई मतलब हमारे ही टॉपिक पे अगर किसी का रिसर्च पब्लिश हुआ है और उन्होंने 50 सैंपल साइज दिया है, तो आप भी उस पेपर का रेफरेंस देकर के 50 सैंपल साइज ले सकते हैं। एक मिनट में ठीक है। तो सैंपल साइज हम लोग बहुत तरह से, मान लीजिए मेरा नया स्टडी है, कभी इस पे स्टडी ही नहीं हुई है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो है तो फिर हम उस पे जी पावर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है। ऐसे मतलब उसका नाम जान लीजिए, जी पावर सॉफ्टवेयर का काम होता है उसका सैंपल साइज कैलकुलेट करना, ठीक है। मैडम इस फॉर्मेट का लिंक भेज दीजिए। नहीं, ये मैं आपको शेयर करूंगी, इसका पीडीएफ करूंगी शेयर मैं आपको, या वर्ड में ही करूंगी शेयर ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मैं आपके ग्रुप पे करूंगी शेयर, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये हम पढ़ते जाएंगे, मैं पढ़ाते जाऊंगी, आप लोग करते जाइएगा। ये नहीं कि आज आपने देख लिया उसके बाद फिर भूल गए, ठीक है। ये आप करेंगे तो आपको पूरा रिसर्च प्रोसेस समझ में आ जाएगा। मैम जैसे वो जो पहला जो साहित्यिक चोरी जिसे बोलते हैं उसके लेवल कुछ होते हैं, तो अगर हम रेफरेंस देके भी यूज करते हैं तो फिर वो उसमें नहीं आएगा ना। हम रेफरेंस देके कितने भी यूज कर सकते हैं वो कॉपीज, मतलब। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट आ रही हूँ, 1 मिनट मैं आ रही हूँ। सॉरी, एक्चुअली कोई आए हुए थे गेट पे। चलिए, क्या क्या पूछ रहे थे आप? मैडम थोड़ा ये हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस को एलोबरेट कर दीजिए। नहीं, ये मैं पढ़ाऊंगी अलग से, ये जो आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी और आपको लिखते जाना है। ये तो अभी आपने रिसर्च पढ़ा कहाँ है, अभी आपको सैंपल मतलब सैंपल्स कैसे होते हैं, कैसे लेते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ाई कहाँ हूँ। मैं आपको ये दे दी हूँ कि आप इस पे काम करते रहिए। जैसे आपको अभी टाइटल ऑफ द स्टडी, हाँ बताइए। मैम ये समझ गया। जो प्लेगरिज्म में जो होता है, तो हाँ, अगर हाँ। हम रेफरेंस देते हैं तो फिर इनमें कोई भी लेवल नहीं होता ना, जैसे लेवल 1 है लेवल 2, अगर हम रेफरेंस देके किसी भी चीज यूज करते हैं तो। देखिए प्लेगरिज्म आपके सिनॉप्सिस में नहीं देखा जाता है। प्लेगरिज्म हमेशा आपका थेसिस या आपका जो रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, उसमें चेक करना होता है। जब सिनॉप्सिस बनाते हैं उसमें हम नहीं देखते ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जब हम पेपर लिखते हैं, मतलब जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं और जब हम थेसिस लिखते हैं, तो उसमें चेक होता है। तो उसका भी लेवल है, लेवल 10%। तो मैम अगर जैसे रेफरेंस का यूज कर दिया हमने
और हाँ। अगर वो सिमिलैरिटीज 40 to 60% आ रही है विद रेफरेंस, तो भी क्या हमें लेवल 2 का वो होगा, उसमें लेवल 2 अप्लाई होगा? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू तो देखिए आप किसी भी टेक्स्ट से लिख सकते हैं, तो इसका कोई हमारे यूनिवर्सिटी में तो इसका नहीं होता है ये, ठीक है, क्योंकि ये तो देखिए वो सेम ही रहेगा, जो सूत्र है श्लोका है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। मेनली मैडम जो मैडम थोड़ा ये प्लेगरिज्म के बारे में बताइए। प्लेगरिज्म मतलब चोरी हुआ ना एक तरह से। नहीं देखिए तो ऐसे हम मतलब लोग क्या, नहीं पढ़ाई, मतलब अब सिस्टमेटिक ज्यादातर मैडम थोड़ा पढ़ाई होता है। आज मैं आपको सैम्पलिंग पढ़ाऊंगी। मैडम थोड़ा क्वेश्चन पूछ लूं मैं पहले, मैं क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, आप देखिए ऐसे कि ये क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, तो ऐसे जो है ना खिचड़ी हो जाएगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मैं इसलिए आपको की हूँ शेयर कि आप अब इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव तक आपको करना है अपने सिनॉप्सिस में। बाकी चीज आज मैं सैम्पलिंग आपको पढ़ाना है मुझे, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपना काम कंप्लीट करना है, ठीक है। जिस दिन हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगी उस दिन आपको इसमें लिखना है। आज ही सारा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। प्लेगरिज्म भी मुझे पढ़ाना है, लेकिन अभी नहीं, पहले ये सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। ठीक है। तो ये जो है ये आपको करते जाना है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको कंप्लीट करते जाना है। इंट्रोडक्शन करना है आपको, एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू करना है आपको। टॉपिक आपको ऑलरेडी मैं बता दी हूँ। साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू भी करना आ गया है आपको। उसके बाद फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव भी लिखना है आप ही को, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी भी लिखना है। यहाँ तक आपको करके आना है, ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी तक। उसके बाद फिर जब हम हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस सैम्पलिंग ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे आइएगा, ठीक है। आ गया समझ में सबको? जी मैम। चलिए ये मैं आपको शेयर कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। आज हम लोग पढ़ते हैं सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। किसी को पता है सैम्पलिंग क्या होता है? यस मैम पॉपुलेशन से छोटा सा चीज सैंपल लेना, उसको सैम्पलिंग कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं जैसे हमारे शरीर से कुछ टेस्ट करना रहता है बॉडी से, फिर एक छोटा सा हम ब्लड ले लेते हैं, उसी से पूरी बॉडी में क्या हो रहा है ये कंज्यूम कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो सैंपल हम लेते हैं ना वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। और कोई हो जिसको सैम्पलिंग नहीं पता हो, सैंपल क्या यस हो? मैम, सिंपली सैम्पलिंग में नमूना हम कहते हैं कि ना, जैसे हम ब्लड के सैंपल्स लेते हैं ठीक है। या चावल खरीदने के पहले पूरा बोरी हम चेक नहीं कर सकते, तो ऊपर का देखते हैं। यस खरीदते हैं तो हम एक दो जो है देखते हैं, तो उससे हम सारे फल का जो है अनुमान लगा लेते हैं। यही होता है सैम्पलिंग, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है उससे जो छोटा सा हम सैंपल निकालते हैं, मतलब मान लीजिए कि डायबिटिक लोग इंडिया में 1 लाख है, तो पॉसिबल तो है नहीं कि 1 लाख लोगों पे हम जो है, किसी का माइक ऑन है क्या? प्लीज म्यूट कर लीजिए। जैसे पॉपुलेशन है, मान लीजिए कि हमारा पॉपुलेशन क्या है, हमारा जो टॉपिक है उसका पॉपुलेशन क्या है, मतलब कौन है हमारा पॉपुलेशन? डायबिटिक पेशेंट्स है। तो डायबिटीज पेशेंट तो लाखों है इंडिया में, पॉसिबल तो है नहीं कि हम लाखों लोगों पे जो है सैम्पलिंग करें। तो हम क्या करते हैं कि जो पेपर ऑलरेडी हुआ है डायबिटिक के लोगों पे, या जो है हमने एक छोटी सी स्टडी की है, उसके बेसिस पे हम उसमें एक सैंपल साइज निकाल लेते हैं कि हमारा इस पॉपुलेशन में हमारा सैंपल साइज कितना लेना चाहिए कि ये पूरे पॉपुलेशन पे हम उसको जो है लागू कर सके या इम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करे वो सारी पॉपुलेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंट करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ये आपका यही आपका सैंपल होता है, ठीक है। एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन है कि ऑल द पीपल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी एज डिफाइंड बाय द रिसर्च क्वेश्चन। जो भी आपका पहला स्टेप क्या था, रिसर्च क्वेश्चन बनाना था ना। प्लानिंग में सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं।
तो जो भी हम अपने रिसर्च क्वेश्चन में डिफाइन किए हैं, जिस भी पॉपुलेशन को डिफाइन ये किए हैं, हमको वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। वो आपका पॉपुलेशन हो गया। सैंपल हो गया सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द स्टडी। ठीक है, जो एक्चुअल पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक्चुअल हम जिनको मेडिटेशन प्रैक्टिस दे रहे हैं, वो हमारे जो है सैंपल हो गए। सैम्पलिंग क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग का मतलब होता है प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम पॉपुलेशन से सैंपल ले रहे हैं उसको हम, उस प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सैम्पलिंग का भी तरीका है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना सैम्पलिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो 2 टाइप्स है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए, अब इन दोनों में से एक, पहले रिसर्च में क्वेश्चन आता था कि इन दोनों में से अच्छा सैम्पलिंग कौन है। ठीक है, हम अच्छा सैम्पलिंग किसको मानते हैं? तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है कि मान लीजिए कि मुझे करना है कि एमडीवाई में आपके ग्रुप में कितने लोग जो है डायबिटिक है। ठीक है, तो मैं आप लोग के ऊपर सैम्पलिंग करती हूँ और मुझे पता है कि आपके ग्रुप में 60 बच्चे हैं। ठीक है, तो मुझे पूरे जनसंख्या पता है ना आपके इसमें कितना है। मेरे पास तो एक्सेल सीट है आप लोग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, तो उसमें मुझे सबका पता है कि 60 बच्चे हैं आपके ग्रुप में। ठीक है, 60 में कितने फीमेल है, कितने मेल है, किसका क्या एज है, मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मेरे पास आपका सारा डिटेल है ना। तो और लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे जो है दिल्ली में कितने लोग डायबिटिक है, ठीक है, तो क्या मुझे पता होगा कितने लोग हैं, कितने फीमेल है, कितने मेल है? क्या पॉसिबल है ये? बताइए, क्या पॉसिबल है दिल्ली में जानना कि कितने लोग डायबिटिक है, कितने लोग किसका कितना एज है, कितने फीमेल्स उसमें इंक्लूड है, कितने मेल इंक्लूड है? पॉसिबल है ये जानना? हाँ, गवर्नमेंट का डाटा होता है। गवर्नमेंट का डाटा, हाँ, डेटा होता है, लेकिन मुझे अगर आज मुझे जो है, अगर मुझे सैम्पलिंग, और ये डेटा देखिए ओपन इंडेड नहीं होता है, ये बहुत प्राइवेट डेटा होता है। बीच में आप लोग के पास न्यूज आया हुआ कि एम्स का डेटा चोरी हो गया है ना, तो ये बहुत प्राइवेट डेटा होता है, ये सबको शेयर नहीं करते। इवन कि कोई रिसर्चर को भी, डॉक्टर्स को भी, मतलब एक इनका प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है शेयर करने का, ये सबको नहीं दे देते हैं। तो कौन सा सैम्पलिंग ज्यादा? नहीं मैडम, पार्लियामेंट में कोई भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, डाटा ले सकता है गवर्नमेंट। अच्छा, एक बात बताइए, मैं रिसर्च कर रही हूँ कि मैं पहले अपना रिसर्च का तरीका देखूंगी कि मेरे लिए इजी क्या है, कि पहले मैं पार्लियामेंट में जाऊंगी? नहीं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम क्या नहीं, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि मेरा डेटा किसके लिए सिंपल है? आप लोगों के ऊपर जो है लेना सिंपल है, या मैं दिल्ली का डेटा जो है, मुझे दिल्ली के डेटा पे करना जो है सिंपल है? हम लोग पर लेना। बिल्कुल, मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट है कि डेटा अगर हमारे पास गवर्नमेंट से भी होगा तो उससे हमें एक जानकारी मिलेगी और हमारा आसान हो जाएगा। अभी डेटा कैसे मिलेगा? पार्लियामेंट में जाना है, वो हमें नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो इजी कौन सा है आपके लिए? इजी ये है कि मेरे पास जो डेटा है एमडीवाई का, मेरे पास वो अवेलेबल है, उसमें मुझे सब कुछ दिख रहा है कि उसमें कितने फीमेल है, कितने मेल है, क्या क्या एज है, सब कुछ पता है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों के ऊपर सैम्पलिंग करती हूँ तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है कि मुझे आपके बारे में, जहां से भी मैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से मैं डेटा ले रही हूँ, मुझे उस डेटा के बारे में 100% पता है। ठीक है, जब हमें 100% पता होता है तभी हम ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकते हैं। इस सैम्पलिंग को सबसे अच्छा सैम्पलिंग माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये सैम्पलिंग तभी पॉसिबल है कि जब आपके पास डेटा का पूरा डिटेल हो। जैसे मुझे एमडीवाईए पे करना है, आप लोगों पे करना है, तो आप लोग का सारा डेटा है मेरे पास। आप लोग एमए के स्टूडेंट है, एमएससी के स्टूडेंट है, किस जगह से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ के, साउथ के, आपका सारा डिटेल है मेरे पास। तो मेरे लिए जो है, मैं आपका 100% डेटा जानती हूँ, तो मेरे लिए जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप लोग पे करना बहुत आसान है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है इक्वल चांसेस टू बी इन सैंपल।
ठीक है, कि सबका जितने भी पॉपुलेशन है उनका इक्वल चांस उनको मिलता है सैंपल में आने के लिए। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है, इसमें अनइक्वल चांस टू बी इन द सैंपल। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको दिल्ली में करना है तो हम लोग को क्या है कि हम लोग को उसमें 100% डेटा नहीं पता होता है, ठीक है। तो उसमें जो है हमारे लिए अनइक्वल चांस, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे हमें सारा डेटा पता है आपके बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे डेटा नहीं पता है, और जितना बड़े सैंपल साइज में हम चले जाते हैं हमें उतना ही जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाना पड़ता है। एज ए रिसर्चर हमें जो है अधिकतर हम जो आप पेपर पढ़ते हैं उसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही मिलता है, क्योंकि एज ए रिसर्चर आपके लिए बहुत टफ होता है उस डेटा को हासिल करना या उस डेटा पे काम करना, ठीक है। तो इसीलिए अधिकतर में आप देखेंगे इस डेटा को अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इसको अनइक्वल चांस टू बी इन सैंपल कहा गया है। और इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो इसीलिए इसमें इक्वल चांस टू बी इन सैंपल कहा गया है। आया समझ में कि इन दोनों में फर्क क्या है, कि जब डेटा के बारे में हमें 100% जानकारी हो तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, लेकिन डेटा के बारे में अगर हम 100% नहीं जानते हैं तो वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, ठीक है। जी मैम। 4 सैंपल करने के तरीका है, इससे आगे कुछ नहीं होता है। यही 4 सैंपलिंग टेक्निक जो है आपके एग्जाम में भी आता है, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यही 4 तरीका है, और नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए भी यही 4 तरीका है, ठीक है। जैसे कि पर्पसिव सैंपलिंग को हम लोग जजमेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाम अलग होता है, लेकिन ये चार ये जो है आपको टोटल 8 सैंपलिंग टेक्निक पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको ये जो है इधर 4 और इधर 4, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, फिर है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, फिर है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, फिर है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। फिर अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देखते हैं तो फिर है कन्वेनियंस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि किस सैंपलिंग, कौन सा सैंपलिंग किस में आता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है। जब भी सैंपलिंग का आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, और फिर उसके बाद उसमें पूछते हैं कि ये कौन सा सैंपलिंग है, ठीक है। तो ये आपको 8 सैंपलिंग टेक्निक पढ़ना होता है, जो हम लोग को आज पढ़ना है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कि इस 8 सैंपलिंग जो टेक्निक है इसको करते कैसे हैं, ये होता कैसे है, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या क्या होता है कि हम लोग जो है जैसे कि मान लीजिए आपका MDY है, ठीक है। तो रेंडमली प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इन द पॉपुलेशन। तो जैसे मैं बताई कि आप लोग मान लीजिए 60 स्टूडेंट है, और 60 स्टूडेंट का मेरे पास लिस्ट है। उस लिस्ट में आपका नाम भी दिया गया है, आपका एज भी दिया गया है, आपका डेमोग्राफिक डेटा भी दिया है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। आपका एज क्या है, मेल है फीमेल है, उसमें सारा डिटेल दिया होता है। जो आपका एक्सेल सीट है उसमें सारा डिटेल है आपका। उसके बाद फिर मैं उसमें क्या होता है, रेंडमली सेलेक्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है। जो भी मेरा रिक्वायर्ड नंबर, जैसे मान लीजिए आप लोग 60 लोग हैं, अगर आपका पॉपुलेशन 60 है तो मुझे 60 पे तो नहीं काम करना है, इसमें भी मुझे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी मैं दिखाई थी ना आपको। तो मैं उसमें डिसाइड करूंगी कि जो लोग जो है 30 साल से लेकर के 40 साल के हैं वही मेरे सैंपल होंगे, ठीक है। तो एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। फिर मेल और फीमेल में है कि मुझे दोनों पे करना है, मेल पे भी करना है फीमेल पे भी करना है, ठीक है। तो वो दोनों ही मेरे इसमें आ गए। उसके बाद फिर जो है जिनका ब्लड शुगर लेवल मुझे एक देखना होगा कि जिनका ब्लड शुगर लेवल इससे ज्यादा है, तो इस तरह करके जो है मुझे पहले जो है ये देखना होगा कि कौन कौन मेरे पॉपुलेशन में इलिजिबल है। इंक्लूजन क्राइटेरिया मुझे चेक करना होगा, ठीक है। तो इसमें बस एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इन अ विलेज पॉपुलेशन ऑफ 10,000 अ रिसर्चर डिसाइड टू रैंडमली सर्वे 300 पीपल टू फाइंड प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। तो उसने क्या किया कि प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ विलेजर्स एंड रैंडमली सेलेक्ट 300 पीपल। जैसे कि मैं आपको बताई कि इसका एग्जांपल छोड़िए, मैं आपका डे टू डे का ही एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि प्रेयर कीजिए,
ठीक है। तो मैं रेंडमली किसी को, आप ही में से किसी को रेंडमली सेलेक्ट करती हूँ ना कि आप बोलिए, आप प्रेयर कराइए, ठीक है। कोई मैं सिस्टम तो नहीं बनाई हूँ यहाँ पे कि आज कोई मेल कराएगा तो आज कोई फीमेल कराएगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर सिस्टम तो नहीं बना है। रेंडमली जो भी मेरे स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ कि आप आज प्रेयर कराइए। तो हम उसमें से जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए आपका 60 लोगों का सैंपल साइज है, 60 में मुझे लगता है कि 10 लोग जो है इलिजिबल है मेरे इसके लिए, रिसर्च के लिए। तो 10 में से मैं किसी को भी बोल दूंगी कि जो मतलब आप आ जाओ मेरे इसमें, जब तक मेरा जो है जब तक मेरा क्राइटेरिया पूरा नहीं हो जाए, क्योंकि सैंपल साइज तो मुझे एक पार्टिकुलर लेना है। मान लीजिए कि 10 में से मुझे 5 ही लेना है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उस 10 में से मैं किसी भी 5 को ले लूंगी, ठीक है। उस 10 में से मैं किसी भी 5 को ले लूंगी रेंडमली अपने हिसाब से। जैसे मैं आपको प्रेयर करने बोलती हूँ, आज आप प्रेयर कराइए, आज आप प्रेयर कराइए, ठीक है, तो मैं रेंडमली किसी को भी चुनती हूँ। तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, ये हम रेंडमली किसी को भी अपने हिसाब से चुन लिए कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, ठीक है। तो उसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग भी जो है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह होता है, बस इसमें क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं रोज प्रेयर कराती हूँ, आज मैं बोल दूं कि आज का प्रेयर कोई मेल स्टूडेंट कराएगा, कल का कोई फीमेल कराएगा, फिर जो है मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे करके मैं इसको फिक्स कर दूं, यानी तो मेरे स्क्रीन पे जो भी थर्ड पर्सन दिखेगा उसी से मैं करवाऊंगी प्रेयर। तो मैं एक सिस्टम बना दी ना यहाँ पे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही है, लेकिन रैंडमली मैं किसी को नहीं चूज कर रही हूँ। मैं जो है एक सिस्टम बना दी कि जो भी मेरे लैपटॉप पे जो भी जो है तीसरा पार्टिसिपेंट होगा वही कराएगा प्रेयर। या मैं ऐसा सिस्टम बना दूं कि एक दिन मेल कराएंगे प्रेयर, तो एक दिन फीमेल कराएंगी, ठीक है। तो मतलब सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही है, लेकिन एक इसमें मतलब इसमें एक सिस्टम होता है, एक हम सिस्टम करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका प्रोसीजर क्या है कि सेलेक्ट फर्स्ट पार्टिसिपेंट रैंडमली फ्रॉम द population list, fix a sampling interval and select people at the fixed interval, ठीक है। कहने का मतलब है, जो मैं आपको एग्जांपल दी हूँ कि हर तीसरा आदमी जो मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे दिख रहा है वही कराएगा प्रेयर। मैं रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ एक सिस्टम है कि जो तीसरा आदमी मुझे दिखेगा वो हर तीसरा आदमी करवाएगा प्रेयर, क्योंकि रोज तो मेरा स्क्रीन चेंज होता रहता है। आज तो ऐसा नहीं है ना कि जो तीसरे नंबर पे कल थे वो भी मतलब आज थे वो कल भी होंगे, तो इसमें एक सिस्टम चलता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। इसमें हम रैंडमली किसी को नहीं सेलेक्ट कर लेते हैं कि मेरा जिसको मन हुआ मैं सेलेक्ट कर लूं। इसमें जो है हम एक सिस्टम मैं बना दी कि हर तीसरा आदमी जो मेरे लैपटॉप पे दिखेगा वही प्रेयर कराएगा, ठीक है। इसमें एक सिस्टम है जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? इसको आप ऐसे समझिए कि इसमें ना हम जैसा कि इसमें दिया हुआ है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम स्ट्राटा बनाते हैं। स्ट्राटा कहने का मतलब है हम सब ग्रुप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एमडीवाई का डेटा है और इस बहुत लोग आप लोग स्टूडेंट होंगे, बहुत लोग आप लोग टीचर भी होंगे जो क्लासेस लेते होंगे, ठीक है। तो मेरा टॉपिक कुछ ऐसा है कि मुझे जो है सब ग्रुप बनाना है, ठीक है। सब ग्रुप का मतलब है कि मुझे एक टीचर का सब ग्रुप बनाना है, एक स्टूडेंट का सब ग्रुप बनाना है, ठीक है। एक पेरेंट्स का सब, इसमें बहुत सारे लोग आप लोग होंगे जो पेरेंट्स भी होंगे, तो मुझे एक पेरेंट्स का भी सब ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम सब ग्रुप बनाते हैं, उस सब ग्रुप को हम लोग स्ट्राटा बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्राटा लिखा हुआ है ना, स्ट्राटा मतलब सब ग्रुप। आप ही के जो है सैंपल में मैं आप ही के ऊपर सैंपलिंग ले रही हूँ, और जो मैं सैंपलिंग ले रही हूँ उसमें जो टीचर है, जो स्टूडेंट है और जो पेरेंट्स है, ठीक है, मैंने उनका सब ग्रुप बना दिया। फिर जब सब ग्रुप से हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ आपको यहाँ से कि इसका प्रोसीजर क्या है। When certain population characteristics are already known, subgroups are created to represent those population characteristics in the sample.
Those subgroup of similar characteristic are called as strata. Participants in the sample are selected to represent the population in similar proportion. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें सैंपल साइज ले लेते हैं कि हम 10 पेरेंट्स को लेंगे, 20 स्टूडेंट को लेंगे, और क्या था, टीचर, पेरेंट्स और क्या था, स्टूडेंट। ठीक है, तो हम एक सब ग्रुप बनाने का ये ले लेते हैं कि हम इतना मतलब एक ग्रुप हमारा टीचर्स का हो गया, एक ग्रुप स्टूडेंट का हो गया, एक ग्रुप जो है हमारा टीचर्स का हो गया। ठीक है, पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट का हो गया, और उसका जो है हम उससे हम वो स्ट्राटा बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो इसको हम जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो सिंपल में, सिस्टमैटिक में या स्ट्रेटिफाइड में? मैम इसमें मतलब यही लेना है ना कि मतलब एक पार्टिकुलर मतलब रैंडम, जैसे ये हम लोग है कोई टीचर, तो टीचर का अलग ग्रुप बनाएंगे, स्टूडेंट का अलग ग्रुप बनाएंगे। हाँ, फिर इसमें उसमें हम ग्रुप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका ऐसा सर्वे है जिसपे आपको जो है ग्रुप बनाना पड़े, तो उसमें हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, तो जब भी ग्रुप बनाने वाला काम होता है तो उस ग्रुप को, जो सब ग्रुप होता है, उसको बोलते ही हम लोग स्ट्राटा से ही आपका बना है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, इसी स्ट्राटा वर्ड से आपका स्ट्रेटिफाइड बना है। जब हम लोग को ग्रुप बनाना होता है, जब हमारा स्टडी कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए कि मुझे सर्वे करना है टीचर्स पे और स्टूडेंट पे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टीचर्स पे और स्टूडेंट पे जब हम सर्वे करेंगे तो हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है पॉसिबल नहीं है, सिस्टमैटिक भी पॉसिबल नहीं है, तो हम वहां पे ग्रुप बनाने के लिए स्ट्रेटिफाइड करेंगे। जब भी हमें सब ग्रुप बनाना होता है, स्ट्राटा बनाना होता है, तो हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ही करते हैं। ठीक है, चलिए, फिर है आपका क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। देखिए, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग जब हम बहुत लार्ज एरिया पे करते हैं ना, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग तक हमारा ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का लास्ट है, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि जब हम एक बहुत लार्ज एरिया पे करते हैं तो वहां पे हमें क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग करना होता है। तो इसमें क्या है कि डिवाइड द लार्ज ज्योग्राफिक रीजन इनटू अ स्मॉल क्लस्टर, randomly select cluster for study. In a state, for example, in a state-wide survey, the whole state is divided into various districts. Required number of cluster districts are randomly chosen for the study. जैसे मान लीजिए कि आपको इंडिया के ऊपर करना है, ठीक है, पूरे इंडिया पे जो है आपको एक नेशनल सर्वे करना है, तो वो नेशनल सर्वे कैसे होता है, इंडिया एक कंट्री को जो है डिवाइड कैसे, कौन स्टेट करता है, ठीक है, तो हम 29 जो है लिस्ट बनाते हैं 29 स्टेट्स का, और कोशिश करते हैं कि उस 29 स्टेट्स का कोई ना कोई आदमी उसमें हो, एक भी स्टेट छूटे नहीं हमारा। ठीक है, फिर वो स्टेट कैसे डिवाइड होता है, डिस्ट्रिक्ट में, है ना, उस हर स्टेट का जो है छोटा छोटा क्या होता है, सिटी होता है, सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो तालुका वगैरह होता है। तो इस तरह करके जो है हम उसको डिवाइड करते हैं। तो जब भी एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे जो है हम लोग को सैम्पलिंग करना हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसमें क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग होगा। और बहुत बारी ये जो है ना, ये अब खुद ब खुद नेचुरल सेटिंग में डिवाइडेड होता है। ठीक है, मतलब नेचुरल सेटिंग कहने का मतलब होता है कि ऑलरेडी ये डिवाइडेड है, जैसे कि स्टेट ऑलरेडी डिवाइडेड है, हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। सिटी ऑलरेडी डिवाइडेड है, हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी डिवाइडेड है, हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल डिवीजन होता है। जब भी हम क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो वो ऑलरेडी, जैसे कि मान लीजिए कि बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने ये, मतलब इस तरह से जो है ये नेचुरल डिवीजन है, ये एक रिसर्चर नहीं बना रहा है। तो उसके डेटा पे जब हम काम करते हैं, बहुत बड़े डेटा पे जब हम काम करते हैं, लार्ज ज्योग्राफिक रीजन, देखिए इसका कीवर्ड है। और कभी भी आपसे नेट में सैम्पलिंग पे तो कभी भी मैं नहीं देखी हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हो, हमेशा क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल दे करके उसके बाद ही जो है आपसे पूछते हैं। तो जब भी लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन पे क्वेश्चन ये ऐसा सैम्पलिंग हो
तो उसमें हमेशा क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग ही होता है। ठीक है, तो ये लास्ट आपका था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तो हम सबसे पहले क्या पढ़े, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फिर उसके बाद क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं, किसी को भी हम अपने हिसाब से चुन लिए, मतलब सैंपल लेकर के, तो वो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया। सिस्टमैटिक क्या हुआ कि एक सिस्टम से हमने सेलेक्ट किया कि एवरी थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, सेवंथ पर्सन, ठीक है, मतलब एक सिस्टम मैं बना दी कि इसी सिस्टम से मुझे सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर क्या था, स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मैं आपको बताई कि स्ट्राटा से बना है। स्ट्राटा मतलब कि जब हम अपने ही सैंपलिंग में, मान लीजिए कि डायबिटिक के ही सैंपलिंग में मुझे लगा कि डायबिटिक में जितने भी प्रोफेशंस हैं, मान लीजिए उसमें भी कोई टीचर होगा, उसमें भी कोई स्टूडेंट होगा, तो मुझे क्या है कि मैं एक सब ग्रुप बनाऊं और सब ग्रुप बना करके जो है मैं हर ग्रुप को देखूं, स्टडी करूं, मतलब स्ट्राटा बनाओ। हम स्ट्राटा बनाते हैं तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। क्लस्टर, जैसे क्लस्टर मतलब बहुत बड़ा लार्ज रीजन हो गया, तो क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग जब भी लार्ज ज्योग्राफिक रीजन पे हम लोग सैंपलिंग करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत सारा हम लोग को अपना सैंपल का साइज बहुत बड़ा चाहिए मुझे, तो उसको फिर हम क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग 4 तरीके का था जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि मैं क्वेश्चन आंसर पूछूं, 15 मिनट बचे हुए अभी, या फिर मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी आज पढ़ा दूं? क्वेश्चन पूछ लीजिए मैम। क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो एक ही दिन सारा पढ़ने से, तो इसीलिए मैं बोली कि स्ट्रेटिफाइड एक क्वेश्चन था मैम, जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्या ये क्लासरूम में, जैसे हम ये मान लें कि जैसे क्लासरूम है, उस क्लासरूम में कितने मेल स्टूडेंट है, कितने फीमेल स्टूडेंट हैं, और कुछ पार्टिकुलर एज के कितने हैं, ऐसा मान लें? नहीं, सब ग्रुप का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका रिसर्च है इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, ठीक है, अब आपको लगता है कि उस डायबिटीज भी जिसको होगा वो कोई ना कोई प्रोफेशन में तो होगा ना। आपको लगता है कि जो टीचिंग कर रहा है, मतलब सबसे अच्छा लाइफ कौन सा प्रोफेशन जी रहा है, बिजनेसमैन जी रहा है या सर्विसमैन जी रहा है, किसका जो है शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल है, मतलब आपको कुछ ऐसा दिमाग में आया कि आपके जो डायबिटिक के लोग हैं वो तो है ही, लेकिन उसमें जो प्रोफेशन है उसका भी हम सब ग्रुप बनाए और उस पर भी हम टेस्ट करें कि कौन ज्यादा मेंटली फिट है, या कौन जो बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, या कोई आईटी प्रोफेशनल है, उनका शुगर लेवल अच्छा हुआ, मेडिटेशन का इफेक्ट किस पे ज्यादा अच्छा हुआ, आईटी वालों पे, बिजनेसमैन वालों पे। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने सैंपलिंग में एक स्ट्राटा सब ग्रुप बनाना पड़ेगा कि हम जो आईटी का ग्रुप था उसका अच्छा था, या जो मतलब आईटी मतलब जो आईटी में करते हैं काम, उन पे अच्छा ये मेडिटेशन का इफेक्ट हुआ, या जो बिजनेसमैन है मेडिटेशन का इफेक्ट उन पे अच्छा हुआ, या जो है जो सर्विस में है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके ऊपर ज्यादा अच्छा हुआ। अगर आपको ऐसा कुछ दिमाग में आए तो आपको क्या करना होगा, ग्रुप बनाना होगा, स्ट्राटा बनाना होगा अपने ही सैंपलिंग में। सैंपल तो हमारा जो है डायबिटिक पर्सन ही है, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए तो आपको ग्रुप अलग अलग बनाना होगा ना, सब ग्रुप बनाना होगा ना। जी ठीक है, मैम। तो उसी को हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं कि जब जी हम मैम, अपने समझ ही गया। सैंपल में जब हम ग्रुप बनाने लगते हैं तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। आया समझ में? मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए नहीं दे रही हूँ कि हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आए, लेकिन जो हमारा है, आप ही में से मान लीजिए कि अब देखिए, अब जो मैं आपको सिनॉप्सिस बनाने दी हूँ, अब किसी को मन कर रहा होगा कि मैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करूँ, है ना, किसी को मन कर रहा हो कि मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करूँ, किसी को मन कर रहा होगा मैं सिस्टमैटिक। तो आप एक टॉपिक पे बहुत तरह से सैम्पलिंग कर सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आपके पास जैसा डेटा मौजूद हो, ठीक है, जिस भी तरह का डेटा, मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर है या हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आपके लिए डेटा पे काम करना बहुत आसान होगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको बहुत सारे परमिशन चाहिए होगी अंदर तक जाने के लिए, फिर उनको मिलेगा डेटा, तो उनके लिए टफ होगा। तो आप अपने सुविधा के अनुसार से सैम्पलिंग टेक्निक कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि पूजा जी ने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लिया तो पूनम जी भी जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही करेगी, ठीक है। सैंपल रैंडम मतलब जो है, जो भी आप सैम्पलिंग करते हैं वो आपके रिसर्च स्टाइल, कैसे आपको रिसर्च डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आप अपना रिसर्च डिजाइन कैसे कैसे बना रहे हैं,
ठीक है। तो सैम्पलिंग टेक्निक किसी का भी गलत और सही नहीं होता है, बस आप करना क्या चाहते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आया समझ में? जी मैम। ठीक है, आज इतना तक क्लियर है ना सबको समझ में आ गया ना? ऐसा तो नहीं है किसी को कोई दिक्कत हो रही है? देखिए, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, जिस पे भी आपको सिनॉप्सिस तैयार करना है, मैं आपको उसी का एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको सिनॉप्सिस तैयार करने में भी हेल्प मिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन करें हम लोग। यस मैम। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि सैम्पलिंग टेक्निक कितने तरह के होते हैं? यानी इसको मुझे लिख करके आप बताइए। आप लोग सब लोग एक साथ, नहीं तो अपना हैंड रेस कीजिए, जो हैंड रेस करेगा उसी से पूछेंगे। ठीक है, सौरभ जी बताइए आप। मैम दो प्रकार की होती है, कौन कौन से एक होते हैं? प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मैम 4 टाइप्स की होती है। प्रोबेबिलिटी मैम। हाँ, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैम और नॉन दोनों प्रोबेबिलिटी। और मैम सैम्पलिंग का नाम लिख करके कोई टाइप करके बताइए। तो किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर दो, उसको बॉक्स की तरह नहीं करना। ठीक है, वेरी गुड आफिया जी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने तरह की सैम्पलिंग होती है? 4। 4। क्या क्या नाम है चारों का? सिंपल रैंडम अभी हैंड रेस करना है, मैं अभी सबसे नहीं पूछी हूँ। हैंड रेस कीजिए, फिर मैं पूछती हूँ। बाकी लोग टाइप कीजिए। निष्ठा जी बताइए आप, कौन कौन से सैम्पलिंग टेक्निक होती है? मैम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, Very सिस्टमेटिक good. रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर। वेरी गुड। ठीक है, ये 4 सैम्पलिंग। इन दोनों सैम्पलिंग में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? और कोई? आज क्लास किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आना चाहिए था। और कोई? इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या है? एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगी वो विजय जी बताइए आपने। मैम ये प्रोबेबिलिटी में डाटा की इक्वल जानकारी चांस। होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी में डाटा की जानकारी नहीं होती है। वेरी गुड। एक सैम्पलिंग जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें हमें डेटा का पूरा नॉलेज होता है, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें हमें नॉलेज नहीं होता है कि 100% डेटा में क्या है, मतलब हमें 100% डेटा की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। और अगर हम लोग को रैंडमली किसी सैम्पलिंग को करना हो, मतलब रैंडमली मुझे जो है चुनना हो, तो उस सैम्पलिंग का नाम क्या होगा? लिखते भी जाइए और हैंड रेज भी कीजिए। आल्फिया अलवी जी, आपको क्लास नहीं समझ में आया आज? अच्छा ठीक है, आपने लिख के भेजा, वेरी गुड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। चलिए ठीक है। और कोई रैंडम रैंडम? है सभी तो रैंडम है नहीं, सैम्पलिंग तो सारी रैंडम ही है ये। हाँ हाँ, इनवर्टली सिंपल रैंडम ही है सारी सैम्पलिंग। मतलब नहीं, सवाल क्या, मैं नहीं समझा। सभी नहीं सवाल तो मैं सारी मैं आपसे पूछी कि मैं रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लेती हूँ अपने रिसर्च के लिए, तो वो सैम्पलिंग टेक्निक को ओके क्या बोलते हैं? ओके। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे जो है एक सर्वे करना है जिसमें मुझे स्टूडेंट पेरेंट्स का जो है डेटा अलग अलग बनाना है, तो उसमें कौन सा होगा? मुझे स्टूडेंट पे अलग रिसर्च करना है, मतलब सैंपल मेरा जो है स्कूल पे मैं कर रही हूँ और उसमें जो है मैं टीचर्स पे भी कर रही हूँ और स्टूडेंट पे भी कर रही हूँ, तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। सौरभ जी आप बताइए। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मैम। और उस सब ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं? जो सब ग्रुप बनाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं?
विजय जी? स्ट्राटा। स्ट्राटा, वेरी गुड। स्ट्राटा से ही जो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बना है। अगर मुझे बहुत लार्ज एरिया पे करना हो तो मान लीजिए मेरा सैंपलिंग जो है पूरे महाराष्ट्र में करना है मुझे, ठीक है? क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे। क्लस्टर बनानी पड़ेगी, ठीक है? क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, वेरी गुड। तो ये आपको इसी तरह जो है एग्जाम्पल दिया जाता है नेट के एग्जाम में। कोई ऐसा है जिसके पास नेट का प्रीवियस ईयर का पेपर और रिसर्च का? सौरभ जी, है आपके पास? जी मैम, अभी 2024 वाला है मैम, यही एग्जाम दिया था। अच्छा ठीक है, 2024 वाला भी आप मुझसे कीजिएगा शेयर। मेरे पास एक्चुअली है नहीं, तो मैं उसमें देखती हूँ कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या आए थे। जी मैम, मैं सेंड कर देता हूँ अभी। 2024 के पहले भी किसी के पास है 23 का पेपर हो, यानी तो जो आपका फिजिकल फॉर्म में हुआ था, जो ऑफलाइन हुआ था, वो किसी के पास है? यस मैम, वो भी है, दोनों है। तो ठीक है, आप मुझे ऐसा कीजिएगा, मुझे पर्सनली मुझे जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। तो कल मैं उसमें देखूंगी कि मैं क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ आपको, उसमें से क्या क्या आया है, ठीक है? वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हो तो प्लीज, अगर किसी के पास भी हो तो मेरे नंबर पे आप लोग शेयर कर लीजिएगा। तो हम लोग सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट दो तीन एग्जाम हुए हैं ना आपके पिछले, उसको वो सारा क्वेश्चन देख करके उसको सारा करेंगे हम, और उसका जितना भी कुछ आया है उन सबको पढ़ना है हमको, ठीक है? चलिए, तो आज क्लास हम यहीं पे ओवर करें। कल जो है हम लोग सैम्पलिंग पूरा करेंगे। सैम्पलिंग के बाद फिर हम लोग को वेरिएबल पढ़ना है। अभी मैं आपको सिनॉप्सिस का फॉर्मेट भेजूंगी, आप लोग को अपना काम करते रहना है, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, चलिए पूजा जी करवा दीजिए पेयर अभी आप, क्लोजिंग पेयर। अच्छा, विजय जी, लावी जी, क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम। काफी। हाँ नमस्कार, ये एक्चुअली नॉइज बैकग्राउंड में ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक है, चलिए। सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अपने स्पाइन को सीधा, कमर को सीधा कर ले। पद्मासन सिद्धासन बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पे रखें। अब अपने धीरे से अपनी आंखों को बंद करें। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे ले जाएं और 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें। 3 times Om chanting. Deep inhale. Om. Again. Again. शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, हथेलियों को रब करें और अपनी आंखों पे लगाएं। महसूस करें आपकी हथेलियों से प्राण ऊर्जा आपकी आंखों में जा रही है। फेस को रब करते हुए, स्माइल करते हुए अपनी आंखों को खोलें। हरिओम तत्सत आप सभी को। थैंक यू सौरभ जी। और जब प्रेयर हुआ करे तो उस समय एग्जिट मत किया कीजिए, वो इंसल्ट होता है प्रेयर का, ठीक है?